Hi everyone, I'm Neha, your English expert from Score Clever. Welcome to our daily editorial podcast. आज हम 3 मार्च 2026 के द हिंदू न्यूज़पेपर के 2 एडिटोरियल्स को डीपली एनालाइज करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस एडिटोरियल का और भी डिटेल्ड ब्रेकडाउन चाहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस के साथ, तो हमारी एडिटोरियल एनालिसिस वेबसाइट ज़रूर विजिट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, इन एडिटोरियल्स की प्रीमियम पीडीएफ जिसमें सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज हैं, वो हमारे स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। चैनल ज्वाइन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एक और छोटी सी टिप, स्पेशली फॉर बिगिनर्स, अगर आपको कोई सेंटेंस या एक्सप्लेनेशन समझने में दिक्कत हो तो फील फ्री टू पॉज द पॉडकास्ट एंड एनालाइज एवरी सेंटेंस। समझने के बाद अगर पॉसिबल हो तो उस सेंटेंस को 2 बार जोर से पढ़ें। ट्रस्ट मी, अगर आप ऐसा 6 महीने तक करते हैं तो आपकी इंग्लिश ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एडिटोरियल। इसका टाइटल है द वेनिंग शीन, फीकी पड़ती चमक। वेनिंग का मतलब होता है धीरे धीरे कम होना या फीका पड़ना, एंड शीन का मतलब है चमक। और सब टाइटल है ऑन प्राइसेस जीएसटी रैशनलाइजेशन, कीमतों और जीएसटी को और लॉजिकल बनाने पर। The price relief provided by GST rationalization may not last long. GST rationalization यानी GST को और सिंपल बनाने से जो कीमतों में राहत मिली है, वो शायद ज्यादा दिन तक ना टिके। Let's dive into the text. The February GST mop-up shows an impressive year-on-year rise of 8.1%. फरवरी महीने का जीएसटी कलेक्शन, जिसे मॉपअप भी कहते हैं, उसमें साल दर साल 8.1% की शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली है, विद ग्रॉस कलेक्शंस टचिंग अबाउट 1.83 लाख करोड़ रुपीस, और ग्रॉस कलेक्शन लगभग 1.83 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। Much of this has rightly been attributed to rising consumption expenditure. इसका श्रेय काफी हद तक बढ़ते हुए consumption expenditure यानी लोगों के बढ़ते हुए खर्चों को दिया गया है। After the GST framework was rationalized into a 2-tier rate structure of 5% and 18% in September 2025. जब सितंबर 2025 में जीएसटी फ्रेमवर्क को रैशनलाइज किया गया, मतलब और सिंपल और लॉजिकल बनाया गया, 2 टियर रेट स्ट्रक्चर में 5% और 18% का। द रेट कट्स मेड कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स चीपर। रेट में कटौती से कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स यानी वो सामान जो ज्यादा दिन नहीं चलते, जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, वो सस्ते हो गए। एंड हेल्प्ड सस्टेन सेल्स इन ऑटोमोबाइल्स, अप्लायंसेज, मोबाइल्स एंड टूरिज्म लिंक्ड सर्विसेज। और इसने ऑटोमोबाइल्स, अप्लायंसेज, मोबाइल्स और टूरिज्म से जुड़ी सर्विसेज में सस्टेन्ड सेल्स मतलब लगातार बिक्री में मदद की। Yet a critical vulnerability has been largely overlooked. फिर भी एक critical vulnerability यानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमजोरी को काफी हद तक ओवरलुक किया गया है, मतलब नजरअंदाज कर दिया गया है। The not so trivial import IGST numbers, और वो है import IGST के आंकड़े जो not so trivial है, मतलब मामूली नहीं है, which saw a spike of over 17% this February compared with last year, जिनमें पिछले साल के मुकाबले इस फरवरी में 17% से ज्यादा का स्पाइक यानी उछाल देखा गया है। This must be viewed from a holistic perspective. इसे एक संपूर्ण दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। To understand how it affects consumption, prices, and the growing disparity in GST collections between states. ये समझने के लिए कि ये कंजम्पशन, कीमतों और राज्यों के बीच जीएसटी कलेक्शन में बढ़ती हुई डिस्पैरिटी यानी असमानता को कैसे प्रभावित करता है। Import IGST collections in February rose to roughly 47,800 crore rupees. फरवरी में import IGST collection बढ़कर लगभग 47,800 करोड़ रुपए हो गया, up from about 40,800 crore rupees a year ago, जो एक साल पहले लगभग 40,800 करोड़ रुपए था। A 5-year comparison of February collections, financial year 22 से 26 तक, shows a nearly 41% rise. फरवरी के collections का 5 साल का comparison, financial year 22 से 26 तक, लगभग 41% की वृद्धि दिखाता है, from 38,800 crore rupees in February 2022. फरवरी 2022 में ये लगभग 33,800 करोड़ रुपए था। At the same time, the rupee has steadily weakened. उसी समय रुपया लगातार वीकन हुआ है यानी कमजोर हुआ है।
The rupee fell about 4% against the dollar between February 2025 and February 2026. फरवरी 2025 और फरवरी 2026 के बीच रुपया डॉलर के मुकाबले लगभग 4% गिरा and roughly 6.2% from April 2025 to February 2026 और अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 तक लगभग 6.2% गिरा। This matters as key imports are largely dollar denominated. ये बात इसलिए मायने रखती है क्योंकि हमारे जो मुख्य imports हैं वो ज़्यादातर डॉलर डिनोमिनेटेड है, यानी उनका भुगतान डॉलर में होता है। India imports more than 90% of its semiconductor requirements. भारत अपनी सेमीकंडक्टर ज़रूरतों का 90% से ज़्यादा इंपोर्ट करता है and relies heavily on crude oil, copper and aluminium imports. और कच्चे तेल, तांबे और एल्यूमिनियम के आयात पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, which together made up about 35% of February 2026 merchandise imports. इन सब ने मिलकर फरवरी 2026 के merchandise imports का लगभग 35% हिस्सा बनाया। Crude oil accounts for more than a quarter of total imports. कच्चा तेल कुल imports का 1/4 से ज़्यादा है, while semiconductors contribute about 5%, जबकि semiconductors का योगदान लगभग 5% है, and copper and aluminium together another 3 to 4%, और तांबा और एल्यूमिनियम मिलकर और 3 से 4% का योगदान देते हैं। Import values for copper and aluminium have risen materially over the past year. पिछले एक साल में तांबे और एल्यूमिनियम की import values यानी आयात मूल्य materially बढ़े हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, reflecting price firming and volume increases, जो कीमतों के मजबूत होने और वॉल्यूम में वृद्धि को दर्शाते हैं। Semiconductor imports have also grown sharply. Semiconductor के आयात में भी तेजी से वृद्धि हुई है, even as global shortages persist. भले ही वैश्विक स्तर पर इनकी कमी बनी हुई है। Meanwhile, crude oil import reconfiguration. इस बीच कच्चे तेल के आयात का reconfiguration यानी उसकी सोर्सिंग में बदलाव, जैसे कि सस्ते रूसी तेल से हटकर अमेरिका और मध्य एशिया से खरीदना, likely increased India's average import bill. इसने शायद भारत के औसत import bill को बढ़ा दिया है। Higher global prices combined with a weaker rupee mechanically inflate the assessable value on which IGST is levied. ऊंची वैश्विक कीमतें और कमजोर रुपया मिलकर mechanically यानी अपने आप ही उस assessable value यानी जिस कीमत पर टैक्स लगता है उसे बढ़ा देते हैं जिस पर IGST लगाया जाता है। These rising input costs feed into vital sectors such as automobiles and appliances. ये बढ़ती हुई input costs automobiles और appliances जैसे महत्वपूर्ण sectors ने feed into करती हैं, यानी उन sectors की लागत को बढ़ा देती हैं। There are also signs of unevenness across states. राज्यों के बीच unevenness यानी असमानता के भी संकेत हैं। Major states such as Tamil Nadu -6%, Maharashtra 6% and West Bengal 1% lagged the national growth rate of 8% in February. तमिलनाडु -6%, महाराष्ट्र 6% और पश्चिम बंगाल 1% जैसे प्रमुख राज्य फरवरी में 8% की राष्ट्रीय विकास दर से पीछे रह गए, यानी लैग कर गए। This divergence suggests that national GST buoyancy has been disproportionately supported by import-led revenues. ये divergence यानी ये अंतर बताता है कि national GST buoyancy मतलब GST collection में जो उछाल है उसे disproportionately यानी असमान रूप से import से होने वाली कमाई ने सपोर्ट किया है, rather than uniformly strong domestic demand, न कि देश के अंदर एक समान रूप से मजबूत मांग ने। Import IGST is now roughly 27% of gross GST collections in the April 2025-February 2026 period. अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 की अवधि में Import IGST अब कुल GST collection का लगभग 27% है, up from about 24% in the previous year, जो पिछले साल के लगभग 24% से ज़्यादा है, underscoring a growing dependence on import tax revenues, जो import tax revenues पर बढ़ती निर्भरता को अंडरस्कोर करता है, यानी रेखांकित करता है। Higher input costs could nullify GST rationalization price relief. बढ़ी हुई input costs GST rationalization से मिली कीमतों में राहत को nullify कर सकती हैं, यानी बेअसर कर सकती हैं, leading to higher costs for consumers, जिससे उपभोक्ताओं के लिए लागतें और बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला एडिटोरियल। इसका टोन क्या है?
द टोन ऑफ दिस एडिटोरियल इज एनालिटिकल एंड क्रिटिकल। एनालिटिकल इसलिए क्योंकि राइटर ने जीएसटी डेटा को डिटेल में एनालाइज किया है, इंपोर्ट आईजीएसटी और डोमेस्टिक कलेक्शन के बीच के कनेक्शन को समझाते हुए, और क्रिटिकल इसलिए क्योंकि राइटर सिर्फ डेटा प्रेजेंट नहीं कर रहा, बल्कि वो जीएसटी कलेक्शन में इंपोर्ट डिपेंडेंसी की वल्नरेबिलिटी यानी कमजोरी की आलोचना भी कर रहा है। वो एक छुपे हुए खतरे की ओर इशारा कर रहा है। गाइज, एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस को याद करते करते थक गए हैं? डोंट वरी, स्कोर क्लेवर लाया है एक रेवोल्यूशनरी सोल्यूशन। हमारा स्कोर क्लेवर ऐप जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उसे आज ही डाउनलोड करें। इसमें हमने एक यूनिक लर्निंग टेक्निक यूज की है जो एस्पिरेंट्स को एक बार चीजें सीखने और फिर कभी ना भूलने में मदद करती है। इट्स अ गेम चेंजर, जरूर ट्राई कीजिए। ऑल्सो हमारे इस नए पॉडकास्ट इनिशिएटिव पर आपका फीडबैक क्या है, प्लीज हमें कमेंट्स में बताएं। इसे बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, सो प्लीज लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे एडिटोरियल की तरफ। टाइटल है न्यू रियलिटी, एक नई हकीकत, ऑन न्यू सीरीज ऑफ नेशनल अकाउंट्स डेटा। नेशनल अकाउंट्स डेटा की नई सीरीज पर। सब टाइटल है फिस्कल टारगेट्स विल नाउ बी रीअलाइंड बेस्ड ऑन मोर एक्यूरेट डेटा। फिस्कल टारगेट्स को अब ज्यादा एक्यूरेट डेटा के आधार पर रीअलाइन किया जाएगा, यानी फिर से सेट किया जाएगा। लेट्स बिगिन। The release of the new series of national accounts data is a heartening improvement to India's key economic statistics. नेशनल अकाउंट्स डेटा की नई सीरीज का जारी होना भारत के प्रमुख आर्थिक आंकड़ों के लिए एक हार्टनिंग इंप्रूवमेंट है, मतलब एक उत्साहजनक सुधार है। बट द डेटा हाईलाइट सम एस्पेक्ट्स दैट मेरिट पॉलिसी अटेंशन। लेकिन ये डेटा कुछ ऐसे पहलुओं पर प्रकाश डालता है जिन पर पॉलिसी अटेंशन यानी नीतिगत ध्यान देने की जरूरत है। The new series updates the base year of India's gross domestic product and gross value added data to 2022-23 from the earlier 2011-12. ये नई सीरीज भारत के जीडीपी और जीवीए डेटा के बेस ईयर को पुरानी 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर देती है। दिस वॉज अ लॉन्ग ओवरड्यू अपडेट। ये एक लॉन्ग ओवरड्यू अपडेट था, मतलब एक ऐसा अपडेट जिसकी बहुत समय से जरूरत थी। Since the earlier data was becoming more outdated and unrepresentative with each passing year, क्योंकि पुराना डेटा हर गुजरते साल के साथ और ज्यादा आउटडेटेड यानी पुराना और अनरिप्रेजेंटेटिव यानी जो सही तस्वीर ना दिखाए होता जा रहा था। Apart from the updated base year, the new series has several methodological improvements and new data sources for greater robustness. अपडेटेड बेस ईयर के अलावा इस नई सीरीज में कई मेथडोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स यानी कार्यप्रणाली में सुधार और नए डेटा सोर्सेज हैं ताकि डेटा में और ज्यादा रोबस्टनेस यानी मजबूती आ सके। फॉर एग्जांपल, द अडॉप्शन ऑफ द डबल डिफ्लेटर अप्रोच। उदाहरण के लिए डबल डिफ्लेटर अप्रोच को अपनाना, विच अकाउंट्स फॉर द इफेक्टिव इन्फ्लेशन सेपरेटली फॉर इंटरमीडिएट गुड्स एंड द फाइनल प्रोडक्ट। जो इंटरमीडिएट गुड्स यानी कच्चे माल और फाइनल प्रोडक्ट यानी तैयार माल दोनों पर महंगाई के असर को अलग अलग कैलकुलेट करता है, is a marked improvement in terms of ascertaining the real value added of India's production. ये भारत के प्रोडक्शन के रियल वैल्यू एडेड यानी वास्तविक मूल्य वृद्धि को असर्टन करने मतलब पता लगाने के मामले में एक उल्लेखनीय सुधार है। सिमिलरली, द न्यू सीरीज एलोकेट्स मल्टी सेक्टर कंपनी आउटपुट प्रोपोर्शनेटली। इसी तरह नई सीरीज मल्टी सेक्टर कंपनी के आउटपुट को प्रोपोर्शनेटली यानी आनुपातिक रूप से एलोकेट करती है, मतलब बांटती है, इंप्रूविंग सेक्टोरल डेटा एक्यूरेसी, जिससे सेक्टोरल डेटा की एक्यूरेसी में सुधार होता है। The data on households will now be obtained from the annual survey of unincorporated sector enterprises and periodic labor force survey on an annual basis. Households यानी घरों से जुड़ा डेटा अब सालाना आधार पर ASUSE और PLFS से प्राप्त किया जाएगा, instead of relying on extrapolations as was done in the 2011-12 series. बजाय इसके कि extrapolations पर निर्भर रहा जाए, यानी पुराने डेटा के आधार पर अनुमान लगाया जाए, जैसा कि 2011-12 की सीरीज में किया जाता था। Notably, the goods and services tax data, a gold mine of consumer data, will be used in the new series. खास तौर पर GST डेटा, जो कंज्यूमर डेटा का एक गोल्ड माइन है, यानी एक खजाना है, उसे भी नई सीरीज में इस्तेमाल किया जाएगा। The new series will also include new sources and methods of estimation for sectors that have historically been difficult to quantify. नई सीरीज में उन सेक्टर्स के लिए भी नए सोर्सेज और एस्टिमेशन के तरीके शामिल होंगे जिन्हें ऐतिहासिक रूप से मापना मुश्किल रहा है, जैसे कि कृषि क्षेत्र और विशाल असंगठित क्षेत्र।
All of these should yield a more accurate picture of India's economic size and growth. इन सभी से भारत के आर्थिक आकार और विकास की एक ज़्यादा सटीक तस्वीर मिलनी चाहिए. The new series predicts India's GDP to grow 7.6% in the current financial year 2025-26. नई सीरीज के अनुसार मौजूदा फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में इंडिया की GDP 7.6% की दर से बढ़ेगी, which is faster than the 7.4% predicted for the year in the old series, जो पुरानी सीरीज में अनुमानित 7.4% से ज़्यादा तेज है. While the rate might bring cheer, the new absolute size of the economy is somewhat sobering. हालांकि ये ग्रोथ रेट खुशी ला सकती है, लेकिन अर्थव्यवस्था का नया एब्सोल्यूट साइज कुछ हद तक सोबरिंग है, यानी गंभीर और सोचने पर मजबूर करने वाला है. The new series pegs India's economy at rupees 345.47 lakh crore in 2025-26. नई सीरीज 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था को 345.47 लाख करोड़ पर पेग्स करती है, मतलब आंकती है, which is about 3.3% smaller than what was predicted based on the old series, जो पुरानी सीरीज के आधार पर लगाए गए अनुमान से लगभग 3.3% कम है. The size of the economy in both 2023 and 2024 was also revised downward by 3.8% each. 2023 और 2024 दोनों में अर्थव्यवस्था के आकार को भी 3.8% से रिवाइज डाउनवर्ड किया गया, यानी नीचे की ओर संशोधित किया गया. Along with the depreciation of the rupee, this has meant that India is currently a $3.8 trillion economy. रुपए की depreciation यानी मूल्य की कमी के साथ इसका मतलब ये हुआ है कि भारत वर्तमान में $3.8 trillion की अर्थव्यवस्था है, with the $5 trillion target moving further away, और $5 trillion का लक्ष्य और भी दूर हो गया है. A smaller economic size also means the center's various commitments to lower the fiscal deficit and debt. एक छोटे आर्थिक आकार का ये भी मतलब है कि केंद्र सरकार की फिस्कल डेफिसिट और डेट को कम करने की विभिन्न प्रतिबद्धताएं, ये ऐसे अनुपात हैं जो नॉमिनल जीडीपी से जुड़े होते हैं, उन्हें हासिल करना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है. That said, it is better to realign targets based on more accurate data. फिर भी ये कहा जाना चाहिए कि ज़्यादा एक्यूरेट डेटा के आधार पर लक्ष्यों को रीअलाइन करना यानी फिर से तय करना बेहतर है, बजाय इसके कि ब्लाइंडली फॉर्ज अहेड किया जाए, मतलब लापरवाही से एक दशक पुराने मैट्रिक्स मतलब पैमानों के साथ आगे बढ़ा जाए. So, what's the tone of this editorial? The tone here is clearly informative and analytical. Informative है क्योंकि ये हमें नेशनल अकाउंट्स डेटा की नई सीरीज, उसके बेस ईयर चेंज और मेथोडोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स के बारे में पूरी जानकारी देता है. और एनालिटिकल है क्योंकि ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताता, बल्कि ये एनालाइज भी करता है कि इन बदलावों का, जैसे कि इकोनॉमी के साइज के रिविजन का, इंडिया की इकोनॉमिक टारगेट्स पर क्या असर पड़ेगा. इट प्रेजेंट्स बोथ द गुड यानी बेटर डेटा एंड द चैलेंजिंग यानी smaller economy size aspects neutrally. And that's a wrap for today's session. But wait, don't go anywhere. क्या आप अपनी एडिटोरियल वोकैबुलरी को टेस्ट करना चाहते हैं? तो ज्वाइन कीजिए स्कोर क्लेवर का टेलीग्राम चैनल फॉर आवर डेली एडिटोरियल वोकैब लीग. ये एडिटोरियल वोकैबुलरी का IPL है. रोज शाम 7 बजे लाइव क्विज होता है, जिसमें आज के एडिटोरियल्स के वोकैब वर्ड्स कवर होते हैं. मंथली लीग्स होती हैं, स्कोर्स ट्रैक होते हैं एंड ऑफ कोर्स टॉप परफॉर्मर्स को रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जॉइन द वोकैब लीग नाउ. चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. दिस इज योर होस्ट नेहा साइनिंग ऑफ. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. बाय.